हेलो बच्चों। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का मनी एंड बैंकिंग यूनिट, यानी कि जो एग्जाम में आएगा 6 नंबर का, उसको पूरे हम रिवाइज करेंगे एक क्रिस्प फॉर्म में। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपना आज का मनी एंड बैंकिंग का रिवीजन। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम यानी कि एक ऐसा सिस्टम होता था जिसमें हम गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया करते थे। उसके बाद बार्टर में कुछ समस्याएं थी, इसी वजह से फिर मनी का इवॉल्वमेंट शुरू हुआ, यानी कि मनी जो है वो आ गया। मनी क्या होता है? एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एक्ट एज अ मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि कोई भी एक ऐसी चीज जिसको हम आम तौर पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जैसे आपने मार्केट देखा होगा, तो मार्केट के अंदर हम जाते हैं, हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो हम उसके लिए मनी देते हैं, या कोई सेलर है वो अपनी चीज बेचता है तो बदले में वो उसके मनी लेता है। तो मनी एक ऐसी चीज है जो जनरली एक्सेप्टेड होता है, जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है, जिसको हम स्टोर की तरह भी वैल्यू को रख सकते हैं। देन इसके बाद है इवोल्यूशन ऑफ मनी। इवोल्यूशन ऑफ मनी का मतलब है कि कैसे कैसे मनी ने अपने आप को इवॉल्व करा। जस्ट नॉलेज के लिए बता देते हैं। बहुत वर्षों पहले एग्रीकल्चरल क्रॉप्स इस्तेमाल हुए करते थे। देन उसके बाद नंबर आया मेटालिक कॉइन्स का, मोटे मोटे कॉपर के, आयरन के कॉइन्स होते थे। फिर उसके बाद काफी साल तक गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स चलते रहे। देन 1985 में पेपर मनी आ गया, और अब तो आजकल आप देखते ही हैं कार्ड्स वगैरह या प्लास्टिक मनी आ गए हैं। इनफैक्ट नई अगर मनी की इन्वॉल्वमेंट देखें तो अब तो इलेक्ट्रॉनिक मनी भी आ चुका है। देन इसके बाद जो टॉपिक है वो है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। मनी सप्लाई का मतलब होता है कि टोटल स्टॉक ऑफ मनी। इसमें स्टॉक वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। तो टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ कंट्री एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि लोगों के पास जितना पैसा है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के पे, उसको बोलते हैं मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई के अंदर आपको यह ध्यान रखना है कि जो सरकार है यानी गवर्नमेंट, हम उसका पैसा या जो बैंक्स हैं उनका पैसा इंक्लूड नहीं करते, बिकॉज गवर्नमेंट एंड बैंक्स आर द सप्लायर्स ऑफ मनी। तो उनके पास तो जाहिर सी बात है बहुत सारा मनी होगा ही, लेकिन हम यहां मनी सप्लाई कॉन्सेप्ट में जो बात करते हैं वो करते हैं जो पब्लिक के पास पैसा है सिर्फ उसकी। अब मनी सप्लाई के मेजरमेंट के लिए वैसे हैं 4 मेजर्स, लेकिन हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली सिर्फ M1 पर ध्यान लगाना है, बाकी को सिर्फ ऊपर ऊपर से देखना है। तो M1 यानी कि जिसको हम बोलते हैं नैरो मनी, तो उसके अंदर आते हैं 3 मेन कंपोनेंट्स। क्या क्या? करेंसी नोट्स, डिमांड डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। तो बस इसका हमको ध्यान रखना है। तो पब्लिक के जो भी करेंसी या क्वाइंस हैं वो, और पब्लिक का जो भी करंट अकाउंट के अंदर पैसा डिपॉजिट है, क्योंकि करंट अकाउंट को ही बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स वो, और इसके अलावा कुछ एनबीएफसीज के अदर डिपॉजिट्स भी होते हैं जो आरबीआई के पास होते हैं वो। तो 3 चीजों को मिलाकर हमारा बन जाता है M1। बाकी इसके अलावा M2, M3, M4 के भी अपने फॉर्मूले होते हैं जो सिर्फ आपको एक बार गो थ्रू करने हैं। एज सच एग्जाम के लिए रेलिवेंट कम है, बट फिर भी सेफ्टी मार्जिन के लिए आप एक बार इनको पढ़ सकते हैं। देन हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, बैंक। बैंक कौन होते हैं? बैंक होते हैं एक ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनका मेन काम है लेंडिंग या बोरोइंग ऑफ मनी, तो उनको हम बोलते हैं बैंक्स। अब बैंक्स भी 2 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स वो होते हैं जो लोगों से डिपॉजिट लेते हैं और लोगों को लोन्स देते हैं, और उनका मेन मोटो होता है मुनाफा कमाने का, तो इसीलिए उनको बोलते हैं हम कमर्शियल बैंक्स। दूसरे होते हैं सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक वो होते हैं जो किसी भी बैंकिंग और मॉनेटरी सिस्टम के एपेक्स इंस्टीट्यूशन यानी कि दादाजी होते हैं। तो सेंट्रल बैंक जो है हमारे देश में कौन है? आरबीआई। तो वो सारे ही कमर्शियल बैंकों के या पूरे ही बैंकिंग और मॉनेटरी सिस्टम के कौन है? सबसे बड़े दादाजी हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है कि एक मिनिमम रेशियो या मिनिमम अमाउंट जो हम यानी कि कमर्शियल बैंक अपने डिमांड डिपॉजिट्स में से अलग कर देता है, उसे बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। उस पैसे को कमर्शियल बैंक लोन देने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब इसके अगर हम 2 टाइप्स की बात करें तो इसके 2 टाइप्स हो सकते हैं। एक हो सकता है कैश रिजर्व रेशियो
और एक हो सकता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो की अगर बात करूं तो वो कंपोनेंट है उस पैसों का, एलआरआर का, जो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रखवा देती है, यानी कि मिनिमम पोर्शन ऑफ कैश रिजर्व विच इज केप्ट बाय कमर्शियल बैंक विद सेंट्रल बैंक। और बात करें स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की, एसएलआर की, तो ये वो प्रोपोर्शन होता है टोटल डिपॉजिट का जो कमर्शियल बैंक अपने ही पास रखता है लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में। लिक्विड एसेट्स कैश, गोल्ड या अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में हो सकता है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आएगा ही आएगा एग्जाम में बड़े नंबर में, यानी 4 या 6 नंबर में, वो है क्रेडिट क्रिएशन का या मनी क्रिएशन का, कि कोई भी कमर्शियल बैंक मनी कैसे क्रिएट करता है। तो हालांकि मनी क्रिएट करने का या टोटल मनी क्रिएशन का फॉर्मूला होता है इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1/LRR। यहां पर 1/LRR को हम बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। तो 1 नंबर के लिए मनी मल्टीप्लायर भी हमको पता होना चाहिए। अब बात करें हम क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस की, तो वो एक डिटेल्ड प्रोसेस है जो आप मेन लेक्चर्स में से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। क्रक्स उसका यही होता है कि कोई भी कमर्शियल बैंक अगर कोई डिपॉजिट लेता है तो से उसमें से 20% वो लीगल रिजर्व रेशियो रखता है, तो 80% ही वो आगे लेंड कर पाता है। अब जिस व्यक्ति को वो लेंड करता है 80% पैसा, वो व्यक्ति, क्योंकि हम ये एज्यूम करते हैं कि देश में एक ही बैंक है, तो वो अपना 80% स्पेंड करके अल्टीमेटली बैंक के पास एक नया डिपॉजिट बनकर आ जाता है और बैंक फिर से उसका 20% अपने पास एलआरआर रखकर रिमेनिंग अमाउंट को लोन की तरह दे देता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है टिल द टाइम बैंक का जो एलआरआर है, यानी कि जो लीगल रिजर्व रेशियो का टोटल है, वो इनिशियल डिपॉजिट के बराबर ना हो जाए। तो इस तरह का एक प्रोसेस है जो आपको 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए एक बार डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। देन इसके बाद हमारा टॉपिक आता है मेन, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, यानी कि सेंट्रल बैंक जो दादाजी हैं उनके क्या फंक्शंस होते हैं। ए, बैंक ऑफ इशू। बैंक ऑफ इशू का मतलब होता है कि किसी भी देश में सेंट्रल बैंक के पास ही अथॉरिटी होती है कि वो वहां के करेंसी नोट्स को इशू कर सकते हैं। तो भारत में भी 2 रुपए या उससे ज्यादा के नोट्स जो हैं वो आरबीआई इशू करते हैं। बी, बैंकर टू द गवर्नमेंट। जिस प्रकार से एक कमर्शियल बैंक आम जनता का बैंकर होता है, आप अपने पैसे किसी कमर्शियल बैंक में जमा करवाते हैं, उसी तरह सरकार यानी गवर्नमेंट का बैंकर जो होता है वो होता है आरबीआई। तो इसी फंक्शन को बोलते हैं बैंकर टू द गवर्नमेंट। तो आरबीआई गवर्नमेंट को वही बैंकिंग सुविधाएं प्रोवाइड करता है जो कमर्शियल बैंक आम जनता यानी पब्लिक को करता है। सी, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। देश में जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उन सारे ही कमर्शियल बैंकों को सुपरवाइज करने की जो जिम्मेदारी होती है, जो फंक्शन होता है, वो होता है आरबीआई का, यानी सेंट्रल बैंक का। तो सेंट्रल बैंक ही सुपरवाइज करेगा और सेंट्रल बैंक ही मॉनिटर करेगा किनको, सारे के सारे बैंकों को। डी, कस्टोडियन ऑफ नेशनल रिजर्व ऑफ इंटरनेशनल करेंसी। हमारे देश में जितनी भी इंटरनेशनल करेंसीज होंगी अलग अलग, इंक्लूडिंग गोल्ड, उन सबको संभाल के रखने के लिए जो जिम्मेदारी दी गई है वो किसको दी गई है, दादाजी को। तो इसी फंक्शन को बोलते हैं कस्टोडियन ऑफ नेशनल रिजर्व ऑफ इंटरनेशनल करेंसी। ई, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। कई बार ऐसी मुसीबत की घड़ी आ जाती है कि कमर्शियल बैंक को पैसे की आवश्यकता पड़ती है पर कमर्शियल बैंक को कोई पैसे देने वाला नहीं होता, तो ऐसे में कमर्शियल बैंक किसके पास जाते हैं अंत में, लास्ट में, आरबीआई के पास। तो आरबीआई उनकी मदद कर देता है, तो इसे को भी बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। एफ, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। हम जब कोई चेक बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो वो 2-3 दिन के बाद क्लियर होता है। तो इसी तरह से देश में इतने सारे करोड़ों लोग एक दिन में न जाने कितने चेक्स बैंक के अंदर डालते होंगे और एक दिन में न जाने कितने चेक्स को क्लियर करना पड़ता होगा। तो बैंकों के बीच में आपसी लेन देन की बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं और उन सारी ट्रांजैक्शंस को क्लियर अल्टीमेटली कौन करता है, आरबीआई। तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। और जो सबसे इंपॉर्टेंट आरबीआई का फंक्शन होता है वो होता है क्रेडिट कंट्रोल, यानी कि इकोनॉमी में पैसा जो है, जो जा रहा है, उसको कंट्रोल करने का सबसे मेन फंक्शन होता है आरबीआई का। अब उसी की स्टडी करते हैं कि क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के पास 2 हथकंडे हैं। एक होते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स जिन्हें हम बोलते हैं जनरल कंट्रोल मेजर्स, एक होते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स जिन्हें हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंट्रोल मेजर्स। तो अगर मैं इनकी बात करूं, क्वांटिटेटिव मेजर्स में पहला होता है बैंक रेट। तो अगर आरबीआई को लगता है
कि हमें क्रेडिट को कंट्रोल करना है तो वो बैंक रेट को इंक्रीज कर देते हैं। बैंक रेट क्या होता है? जब कोई भी कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है तो बदले में कमर्शियल बैंक को आरबीआई को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, विच इज नोन एज बैंक रेट। आमतौर पे ये लोन लंबी अवधि के लिए लिया जाता है। बी, रेपो रेट। रेपो रेट भी बैंक रेट की तरह ही होता है। डिफरेंस ये है कि रेपो रेट छोटी अवधि के लिए आमतौर पे लेता है कमर्शियल बैंक और बदले में आरबीआई को जो इंटरेस्ट पे करता है दैट इज नोन एज रेपो रेट। एंड रिवर्स रेपो रेट इज उल्टा। इसमें कमर्शियल बैंक अपना कुछ डिपॉजिट, अपना कुछ पैसा आरबीआई के पास रखता है और बदले में आरबीआई कमर्शियल बैंक को कुछ इंटरेस्ट देता है, विच इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट। बात करें आरबीआई दादाजी की, तो दादाजी रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट दोनों को ही बढ़ा देते हैं अगर उन्हें क्रेडिट को कंट्रोल करना पड़ता है तो। नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंदर आरबीआई जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उन्हें पब्लिक को बेच देता है या खरीद लेता है। तो अगर आरबीआई चाहती है कि मार्केट में पैसा कंट्रोल रहे, मनी सप्लाई लोगों तक कम पहुंचे, तो ऐसे में आरबीआई अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच देता है और लोगों से पैसा थोड़ा सा खींच लेता है। नेक्स्ट है सीआरआर एसएलआर, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आरबीआई चाहता है कि क्रेडिट को कंट्रोल रखा जाए या कम करा जाए मनी सप्लाई, तो वो सीआरआर और एसएलआर की रिक्वायरमेंट्स को बढ़ा देता है। तो ऐसे में कमर्शियल बैंकों की लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है ऑटोमेटिकली और वो लोगों को कम लोन्स दे पाते हैं। बात करते हैं लास्ट हमारे क्वालिटेटिव मेथड्स की। उसमें आता है एक मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन का मतलब है बेसिकली कि आरबीआई कई बार प्यार से या लेटर लिखकर समझाता है कमर्शियल बैंक को कि आपको अब क्रेडिट को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, आप ज्यादा लोन्स अब नहीं दे सकते। दैट इज नोन एज मॉरल सुएशन। नेक्स्ट आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन एक ऐसी चीज होती है जो हम लोन लेने के टाइम पर जब किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी को देते हैं तो उसके डिफरेंस को बोलते हैं मार्जिन। फॉर एग्जाम्पल, आपने 100 करोड़ रुपए का लोन लिया बैंक से और बैंक ने आपसे बदले में 120 रुपए की सिक्योरिटी ली, तो इसका मतलब ये कि आपने 20 करोड़ रुपए की बैंक को क्या दी है? मार्जिन दी है। तो अगर कमर्शियल बैंक या आरबीआई चाहता है कि क्रेडिट कंट्रोल करा जाए या मनी सप्लाई को थोड़ा रोका जाए, तो वो क्या करता है? वो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को बढ़ा देता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ते ही लोग डिस्करेज हो जाते हैं लोन लेने के लिए और अल्टीमेटली मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाता है। और लास्ट पॉइंट है क्रेडिट रैशनिंग। ये एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका मतलब ये है कि आरबीआई रिस्ट्रिक्शंस लगाता है अलग अलग सेक्टर्स पर, जैसे एजुकेशन लोन या होम लोन या हाउस कार लोन या पर्सनल लोन। तो अलग अलग चीजों पर आरबीआई कई बार रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है और उनमें कम या ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करके, पावर्स को इस्तेमाल करके क्रेडिट को कंट्रोल कर लेता है। उदाहरण के तौर पे कार लोन आप लेने जाएंगे तो थोड़ा ज्यादा महंगा मिलेगा इंटरेस्ट, लेकिन अगर आप होम लोन लेने जाएंगे तो थोड़ा सस्ता मिलेगा, और अगर पर्सनल लोन लेने जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा महंगा मिलेगा। तो इस चीज को बोलते हैं क्रेडिट रैशनिंग। तो ये भी कई बार आरबीआई इस्तेमाल करता है क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। तो यही थे बच्चों हमारे पूरे के पूरे 12 पॉइंट्स इस मनी एंड बैंकिंग के यूनिट में। तो छोटा सा यूनिट है ये, उसका पूरा क्रिस्प रिवीजन है सारे पॉइंट्स का। इनकी डिटेल्ड नॉलेज के लिए आप रेगुलर लेक्चर से रेफर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।